हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स टेक्नीशियन एग्ज़ाम के जो हमारी क्रैश कोर्स है उसमें आज के वीडियो लेक्चर में हम एम्पलीफायर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम एम्पलीफायर की बेसिक जानकारी के बारे में बताएंगे आपको। इसके अलावा एम्पलीफायर के जितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और एम्पलीफायर में कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर 3 प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। तो इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी समझेंगे। बाकी की चीज़ें हम आगे की वीडियो लेक्चर में, जो भी एम्पलीफायर है काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो उसको बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो आज के जो भी वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे वो आपको मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको आउटलाइन बता दी है कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं आज। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स किसी भी प्रकार के टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे हैंड रिटन PDF नोट्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको टॉपिक वाइज थ्योरी मिलेगी। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे रखा गया है और इस थ्योरी को बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है ताकि आप टेक्निकली जो भी लैंग्वेज है उसको आसान तरीके से समझ सकें। इसके अलावा इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जिस पैटर्न पर, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करके इसमें क्वेश्चन मैंने खुद ही ये पूरा कोर्स नोट कोर्स डिज़ाइन किया है, खुद ही मैंने अब इसको लिखा है तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो आने की संभावना है, उन क्वेश्चंस को रखा गया है। इसके अलावा इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, जैसे जैसे आपके पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, उन सभी के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन के आते हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये पेड कोर्स है, इसमें आपको चार्ज पे करना होगा और इसमें ज़्यादा चार्ज नहीं है। ये बाकी की जानकारी आप चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है और इसी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ये सारी की सारी PDFs प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं एम्पलीफायर के बारे में। तो एम्पलीफायर को हिंदी में प्रवर्धक कहा जाता है। तो एम्पलीफायर है क्या चीज़? तो एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से जो भी हमारा वीक सिग्नल होता है उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा सिग्नल है वो बहुत कमज़ोर है और उसको एक बहुत ही मजबूत लेवल पे हमें लेके चलना है, तो उसको हमें जो भी उसकी मजबूती प्रदान करनी है उसके लिए हमें एम्पलीफायर की ज़रूरत होगी। जैसे कि अगर मैं नॉर्मली जो भी अपनी आवाज़ निकाल रहा हूँ तो वो बहुत ही कमज़ोर आवाज़ होती है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँच पाती है, पर अगर हम इसकी जगह पे एम्पलीफायर माइक एम्पलीफायर को जोड़ देते हैं तो ये क्या करेगा कि हमारी आवाज़ को बहुत ही हाई लेवल पे इसको स्ट्रॉन्ग बना देगा और बहुत दूर तक आप बाकी की चीज़ों को यूज़ करके, बाकी की डिवाइसेस को यूज़ करके दूर तक पहुँचा सकते हैं। तो यही इसका काम होता है। इसका मेन काम यही है कि ये सिग्नल को, जो भी है सिग्नल इनपुट में सिग्नल दे रहे हैं उसको आउटपुट में जो हमें सिग्नल मिलता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है। और एम्पलीफिकेशन क्या होता है, इससे जुड़ी हुई एक टर्मिनोलॉजी है जिसको एम्पलीफिकेशन कहते हैं, यानी कि एक इसकी शब्दावली है। एम्पलीफिकेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि जो इनपुट में आपने सिग्नल दिया है और जो आपको आउटपुट में सिग्नल मिला है उसके रेशियो, उसके अनुपात को ही एम्पलीफिकेशन कहते हैं। तो इसके लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि एम्पलीफिकेशन क्या होगा तो इसके लिए होगा कि आउटपुट में जो भी सिग्नल मिला है वो और आपने जो इनपुट में सिग्नल दिया है वो, इसका जो भी अनुपात निकल के आ रहा है उसको एम्पलीफिकेशन कहा जाता है। बहुत ही बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है ये, कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और इसमें क्या है कि आउटपुट और इनपुट में या तो इसमें वोल्टेज होता है या फिर करंट होता है या पावर होती है। तो ये बेसिकली 3 चीज़ों पर, यानी कि इसकी 3 जो भी इसमें एलिमेंट होते हैं उसके आधार पर ये हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। या तो ये करंट को एम्पलीफाई करेगा या वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा या फिर पावर को एम्पलीफाई करेगा। तो इनको भी हम आगे चल के काफ़ी डिस्कस करेंगे। अभी तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट में आपको एम्पलीफायर के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताई जा रही है। इसके अलावा क्या होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक सिग्नल, जो भी हमारे पास सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होते हैं, तो उनके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना होता है तो उसकी प्रोसेस को ही एम्पलीफायर कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिएगा हमारे पास एक सिग्नल है, बेसिकली जो एम्पलीफायर होते हैं वो ट्रांजिस्टर से मिलकर के बने हुए होते हैं और ट्रांजिस्टर में जो भी हमें सिग्नल एम्पलीफाई करने होते हैं वो AC सिग्नल होते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर हमें एक छोटा सा सिग्नल है, ये वाला सिग्नल आपके पास दिया हुआ है। अब क्या होगा यहाँ पे, इसका एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि जो भी इसकी वेवफॉर्म है उसकी पीक पॉइंट कहाँ पर है। जैसे मैं अगर इस सिग्नल की बात करूँ तो इसका जो पीक पॉइंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये जो पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं इसको पीक पॉइंट कहा जाएगा, ये पॉजिटिव पीक पॉइंट कहा जाएगा। और क्योंकि ये जो सिग्नल है AC सिग्नल है इसलिए इसकी जो बाकी की हाफ साइकिल होगी
और यहाँ पर नीचे की ओर ये माइनस नेगेटिव में पीक सिग्नल कहा जाएगा। तो जो पॉइंट, एक ऐसा सर्टेन पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जहाँ पर जो सिग्नल होता है वो सबसे ज़्यादा उच्चतम स्तर पर पहुँच जाता है, उसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी कि ये इतना पार्ट इसका एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि एम्पलीफायर जो होता है, अभी जो हमारा सिग्नल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये काफ़ी वीक सिग्नल यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा ये सिग्नल हो सकता है इतना बड़ा पहुँच सकता है एम्पलीफायर की मदद से। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एम्पलीट्यूड है वो कितना बड़ा हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वही चेंज किया जाता है। चेंज करने का मतलब कि इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाया जाता है। तो एम्पलीफायर करता क्या है, एम्पलीफायर यही करता है कि जो हमारा सिग्नल होता है, ना तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज करता है, ना ही उसकी तरंग दैर्ध्य को चेंज करता है, और ना ही जो बाकी की चीज़ें हैं उसको, केवल और केवल इसके एम्पलीट्यूड को चेंज करता है। ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि एम्पलीफायर बेसिक काम क्या करता है। तो बेसिक काम यही करता है कि वो हमारे सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है कि एम्पलीट्यूड को बढ़ाने की प्रोसेस को ही एम्पलीफिकेशन कहते हैं, और किसी सिग्नल को व्यावहारिक उपयोग में लाने के लिए प्रायः इसके एम्पलीफिकेशन की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हमारी आवाज़ जो है वो काफ़ी दूर तक पहुंचानी है तो उसके लिए हमें एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो भी हम आवाज़ बोलते हैं वो बहुत ही, उसकी पावर कम होती है, उसकी ऊर्जा कम होती है, जिस वजह से वो दूर तक नहीं जाती है। बाकी एम्पलीफिकेशन की मदद से हम उसे आसानी से पहुंचा सकते हैं। प्रायः जो माइक्रोवोल्ट के क्रम के वोल्टेज होते हैं या माइक्रो वोल्टेज से भी क्रम की, इसमें जो भी हमारे सिग्नल होते हैं उनको यहाँ पर एम्पलीफिकेशन के माध्यम से एम्पलीफाई किया जाता है। तो एम्पलीफिकेशन क्या है, एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, आप समझ ही सकते हैं, और इसका उपयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में किया जाता है। एम्पलीफायर की आवश्यकता कहाँ होती है, तो बहुत जगह आवश्यकता है, औद्योगिक क्षेत्रों में, कंप्यूटर में, ऑटोमोबाइल में, और भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या है, एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो आपको एक एम्पलीफायर के बारे में बेसिक जानकारी थी कि क्या होता है ये चीज़, ये परिभाषा थी, और यहाँ से मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिए हैं किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहली पॉइंट तो यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा कि एम्पलीफिकेशन क्या होता है। एम्पलीफिकेशन एक रेशियो होता है जो कि आउटपुट और इनपुट के रेशियो को ही एम्पलीफिकेशन कहा जाता है। दूसरी यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जो एम्पलीफायर होता है वो केवल और केवल एम्पलीट्यूड को ही चेंज करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने की प्रोसेस को ही एम्पलीफिकेशन कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये आप नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका यूज़ कहाँ पर होता है तो आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एम्पलीफायर के बारे में कि एम्पलीफायर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग टाइप के एम्पलीफायर हैं। अगर हम इसके पर्पस यानी कि उद्देश्य के आधार पर एम्पलीफायर की बात करें तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है इसका वोल्टेज एम्पलीफायर, कि अगर हमें वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है तो उसके लिए हम वोल्टेज एम्पलीफायर का उपयोग करेंगे। करंट एम्पलीफायर, अगर हमें करंट को एम्पलीफाई करना है तो करंट एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे। और पावर एम्पलीफायर, तो पावर के लिए अगर हम करना है चाहें तो पावर एम्पलीफायर को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी के आधार पर भी कुछ एम्पलीफायर होते हैं, जैसे ऑडियो और लो फ्रिक्वेंसी। बे एम्पलीफायर जो ऑडियो और लो फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होते हैं, यानी कि वहाँ पर जो भी ऐसी हमारी सिग्नल दे रहे हैं जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम है और उसको एम्पलीफाई करना है, उसके यानी कि उसके जो भी वोल्टेज है, करंट है या पावर है, उसमें से किसी को एम्पलीफाई करना है तो उसके लिए हम एक स्पेशल एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे जिसे लो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर कहते हैं। उसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर होता है जो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, रेडियो वाली फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है तो उनके लिए रेडियो सिग्नल। और इसके अलावा वीडियो फ्रिक्वेंसी के लिए वीडियो एम्पलीफायर, और डीसी एम्पलीफायर यानी कि जो डीसी करंट होता है अगर हमें उसको एम्पलीफाई करवाना होता है तो उसके लिए जो है डीसी एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वॉइसिंग के आधार पर अगर हम देखें तो जो ट्रांजिस्टर है उसकी वाइसिंग करनी होती है, कुछ अलग अलग तरीके की वाइसिंग हम उसमें कर सकते हैं जैसे। तो इसके आधार पर जो एम्पलीफायर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्लास ए एम्पलीफायर, तो इसका क्लास ए, क्लास ए बी, क्लास बी, क्लास सी रखने का क्या मतलब है, तो जैसे आप कह सकते हैं कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसे बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं तो उनको आप क्लास ए कैटेगरी में रख देंगे। कुछ थोड़ा उससे कम है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो कुछ अच्छे स्टूडेंट यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उनको ए कैटेगरी में रख दिया जाता है। फिर थोड़ा उससे कम होते हैं तो उनको बी कैटेगरी में रखते हैं, फिर उससे कम होते हैं तो उनको सी कैटेगरी में। तो उसी प्रकार से ये जो वाइसिंग वाले एम्पलीफायर हैं वो कुछ इसी प्रकार के होते हैं। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहे हैं आपको कि जो क्लास ए एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है, इनपुट सिग्नल के 360 जो भी हमारी सिग्नल होती है उसको एम्पलीफाई कर सकता है। जैसे अगर ये बात करें हम तो ये 360
के आधार पर है। ये यहाँ पे जो सिग्नल आप देख सकते हैं ये वाला, तो इस पूरे का यूज़ करके ही एम्पलीफाई करेगा। उसी तरीके से जो बी एम्पलीफायर होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हाफ साइकिल का यूज़ करेगा, बाकी की हाफ साइकिल ये वाली है, इस पार्ट को हटाता नहीं है एक्चुअली, इसका यूज़ नहीं करता है, इसको एम्पलीफाई नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से जो सी एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है, वो हाफ साइकिल से भी कम का यूज़ करता है, हाफ साइकिल से भी कम को ही एम्पलीफाई कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ इनका डिवाइड किया गया है। बाकी आप ए बी एम्पलीफायर जो होता है वो ए और बी दोनों को मिला करके बनाया जाता है, थोड़ा सा कह सकते हैं आप आधे से भी ज़्यादा थोड़ा सा, तो इस तरीके से ए बी एम्पलीफायर हो जाता है। हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे इनको, तो परेशान मत होइएगा। इसके अलावा यहाँ पर कपलिंग के आधार पर एम्पलीफायर की बात करें, कपलिंग का मतलब होता है जैसे मान लीजिएगा हमारी ट्रेन होती है, उसमें दो अलग अलग बॉगी होती हैं, ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा, बहुत आसान सी चीज़ है। तो क्या करते हैं, कपल कर देते हैं उसको, कपल का मतलब उसको जोड़ देते हैं, तो उसी को कहते हैं ना कपलिंग। तो इसी प्रकार से कपलिंग होती है, जैसे कि हमारे बेसिक 3 एलिमेंट होते हैं आर एल सी। आर का मतलब रजिस्टर, यहाँ पर एल का मतलब इंडक्टर, सी का मतलब कैपेसिटर सॉरी। तो इन तीनों का कुछ ना कुछ ऐसा कपलिंग करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसके आधार पर एम्पलीफायर जो होता है वो बन जाता है। तो यहाँ पर इनके भी 3 प्रकार हैं, जैसे डीसी कपल्ड एम्पलीफायर, जहाँ पर हमने जो है डीसी कपल्ड एम्पलीफायर की बात की है, फिर इस यहाँ पर आरसी कपल्ड और यहाँ पर एलसी कपल्ड एम्पलीफायर है, ठीक है। इसके आधार पर होने के बाद इसके अलावा इसका एक और टाइप होता है लोड के आधार पर, कि इसमें जो है अनट्यून्ड वोल्टेज देना है या फिर ट्यून्ड वोल्टेज देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके अलावा होते हैं ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन पे आधार पर। जो एम्पलीफायर होता है वो ट्रांजिस्टर से ही मिल करके बना होता है। तो ट्रांजिस्टर जो है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन 3 प्रकार का होता है, या तो हम उसके जो बेस होता है उसको कॉमन कर देते हैं जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, या फिर उसके एमीटर पार्ट को कॉमन कर दिया जाता है, या फिर उसके कलेक्टर पार्ट को कॉमन कर दिया जाता है। तो ये 3 आधार पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, और तीनों आधार पर ये अलग अलग तरीके का जो है एक नेचर देता है, एक बिहेवियर देता है। इस तरीके से इसका जो है तीनों तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जिसको हमने कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर कहा है, या फिर हम इसको वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर या पावर एम्पलीफायर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो है पर्पस के आधार पर आप यहाँ पर देख रहे हैं, वोल्टेज, करंट और पावर एम्पलीफायर ये, या फिर कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो एक जैसी ही हैं। तो यहीं से हम इसकी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। जब आप ये समझ पाएंगे तब बाकी की जो भी एम्पलीफायर हैं उनको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन बेस से ही बात कर लेते हैं। कॉमन बेस का मतलब क्या है कि आपको ट्रांजिस्टर, जब मैंने आपको, अगर आपने ट्रांजिस्टर की क्लास देखी होंगी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था पूरा ये ट्रांजिस्टर के बारे में। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की गई है कि अगर हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है कुछ इस तरीके सा, तो उस ट्रांजिस्टर में क्या होगा कि उसका जो एमीटर पार्ट होगा वो थोड़ा सा कम रीजन का होगा, और बेस पार्ट जो होगा वो सबसे कम रीजन का होगा, और कलेक्टर पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि उसका जो क्षेत्र होता है, जो विस्तार होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं ना आप कि कलेक्टर से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र विस्तार है वो कलेक्टर का है, एमीटर का थोड़ा सा कम है, और सबसे कम जो है वो बेस का है। तो इस तरीके से जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो बेस जो पार्ट होता है उसको कॉमन कर दिया जाता है कुछ इस तरीके से। मान लीजिएगा मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, तो आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन कर दी गई। तो ये बेस जो टर्मिनल आप देख रहे हैं ये दोनों जगह पे कॉमन किया गया है। यहाँ पर इस वाली बैटरी में भी इसको यूज़ किया गया है, और यहाँ पर इस वाली बैटरी में भी इसका यूज़ किया गया है। तो इसी को कॉमन बेस कहा गया है। तो ये क्या करता है, कॉमन बेस क्या होता है, आपको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये पार्ट जो होता है बेस का बहुत ही बाकी के दोनों पार्टों से बहुत कम होता है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, और ये कलेक्टर हो गया। तो बेस में जो होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा ये हमारा NPN का ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो बेस में क्या होगा, एक अलग प्रकार का मटेरियल होता है, इन एमीटर और कलेक्टर से डिफरेंट टाइप का मटेरियल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे। इस वजह से क्या होगा कि जब यहाँ पर आप करंट देते हैं तो ये करंट को बफर करता है। बफर करने का मतलब है कि करंट को रोकता है। अगर करंट को रोक रहा है तो क्या करेगा, फिर ये अगर करंट को रोक रहा है तो वोल्टेज को बढ़ाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसने वोल्टेज को एम्पलीफाई किया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको कि जो कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है ये बफर करंट एम्पलीफायर होता है, या फिर इसको हम वोल्टेज एम्पलीफायर भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो CB एम्पलीफायर होता है वो कैसा एम्पलीफायर होता है। तो वो करंट बफर एम्पलीफायर होता है, या फिर इसको वोल्टेज एम्पलीफायर भी कहा जाता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, तो कॉमन पार्ट जो होता है वो बेस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कुछ इस तरीके से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया गया है इसका। ये BE जो है एक बैटरी जोड़ी गई है, यहाँ पर BC बैटरी जोड़ी गई है, ये इसका इनपुट पार्ट है, ये इसका आउटपुट पार्ट है। ये हमारा वीक सिग्नल दिया गया है, यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है। तो बाकी की चीज़ें यहाँ पर वही है, सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि ये करंट बफर करता है या फिर वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। साथ साथ इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, कौन सा पार्ट कॉमन होता है, वो तो उसके नाम से ही समझ सकते हैं आप। तो इस तरीके से होता है। इसके अलावा हम कॉमन एमीटर की बात करें तो कॉमन एमीटर के मतलब क्या हुआ कि जो एमीटर पार्ट है उसको कॉमन कर दिया है। एमीटर पार्ट को यानी कि अगर हम पहली कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पहली बैटरी में भी इसको कॉमन किया गया और दूसरी बैटरी में भी इसका यूज़ किया गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है वो क्या होता है, वो भी वोल्टेज एम्पलीफायर ही होता है। और इसमें जो ट्रांजिस्टर का बेस है वो इनपुट की तरह काम करेगा और जो बाकी कलेक्टर आउटपुट होता है वो आउटपुट की तरह काम करेगा। और इसमें एमीटर टर्मिनल को तो कॉमन किया ही जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एमीटर टर्मिनल है, इसको कॉमन किया गया है। पर इसका जो यूज़ होता है वो कम फ्रिक्वेंसी वाले वोल्टेज एम्पलीफायर में होता है। आगे चल के मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि ये वोल्टेज एम्पलीफायर क्यों है, इसकी जब आपको कैरेक्टरिस्टिक बताऊँगा उस टाइम पे आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो है इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसका कम आवृत्ति वोल्टेज एम्पलीफायर में इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा था वोल्टेज एम्पलीफायर, वो कॉमन बेस वाला था। उससे कम की बात करें तो उससे कम था कॉमन एमीटर। इसके अलावा इसका एक तीसरा टाइप होता है, यानी कि तीसरा टाइप इसके कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर वो होता है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का मतलब है कि इसमें जो कलेक्टर पार्ट है उसको ही कॉमन कर दिया गया है। और इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम ये है एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर। एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर क्यों, क्योंकि एमीटर पार्ट पे हम इससे आउटपुट लेते हैं, इसीलिए इसको एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर भी कहा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसका यूज होता है ये वोल्टेज को बफर करता है। जब ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है यानी कि इसके पार्ट को कॉमन कलेक्टर पार्ट को ही कर दिया है तो ये वोल्टेज को बफर करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया है कि जो इसका कलेक्टर पार्ट होता है वो काफ़ी बड़ा रीजन होता है, बेस रीजन छोटा होता है और एमीटर रीजन। तो यहाँ से हम इसका इनपुट देता है, यहाँ से यानी कि कॉमन वाले जो पार्ट है वहाँ से भी यहाँ इसका इनपुट का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ होता है जो कि वोल्टेज के लेवल को कम करता है, वोल्टेज को बफर करता है, उसको रोकता है। अगर वोल्टेज को बफर करता है तो फिर क्या करेगा, ये एमीटर को करंट को बढ़ा देगा। तो इसी तरीके से है, यानी कि ये वोल्टेज को बफर करने की प्रोसेस करता है। और इस सर्किट में एमीटर टर्मिनल को जो है आउटपुट की तरह यूज़ करेंगे, बेस टर्मिनल को इनपुट की तरह यूज़ करेंगे और कलेक्टर टर्मिनल जो होगा वो कॉमन होगा। आप इसके डायग्राम में इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कई बार डायग्राम एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इसके कैसे समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। तो आपको ट्रांजिस्टर के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर का जो भी पार्ट होता है जब हम उसको दर्शाते हैं तो उसके एक पार्ट पे एक यानी जगह पर एक एरो का साइन बना हुआ होता है और एरो का साइन जो जहाँ पे बना हुआ होता है उसको एमीटर कहा जाता है। अगर ये हमारा एमीटर है तो ये वाला पार्ट जो होता है बीच का पार्ट वो बेस होता है और बाकी का बचा हुआ पार्ट कलेक्टर होता है। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि इसमें कॉमन क्या चीज़ की गई है। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि एक ऐसा पार्ट जो भी हमारी बैटरी जुड़ी हुई है या जहाँ से भी हम इनपुट दे रहे हैं वो कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर भी कॉमन है ये चीज़ और यहाँ पर भी कॉमन है ये चीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। अब इसके यहाँ पर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेबल है, तो इसको याद रखना आप। तो सबसे पहले हम वोल्टेज गेन की बात करते हैं। वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है कि आउटपुट में जो वोल्टेज मिला है वो और इनपुट में जो हमने वोल्टेज दिया था उसका रेशियो जो होता है वो वोल्टेज गेन होता है। और ये वोल्टेज गेन जो होता है यानी कि हम इसको गेन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस का मतलब कि जो वोल्टेज ऊपर होगा वो भी कैसा होगा, वोल्ट में होगा और नीचे जो भी वोल्टेज होगा वो भी कैसा होगा, वोल्ट में होगा। तो ये वोल्ट से वोल्ट कैंसिल कर देगा, यूनिट को कैंसिल कर देगा, तो ये क्या होगा, यूनिट लेस होगा, यानी कि ये रेशियो होता है। तो सबसे पहले अगर कॉमन बेस की बात करें तो इसका जो वोल्टेज गेन था यानी कि ये वोल्टेज को जो इसका लाभ मिल रहा था हमें वो सबसे ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर 15,000 के आसपास मिलता है। अब यहाँ पे वोल्ट नहीं लिख सकते क्योंकि अभी अभी आपको बताया कि ये यूनिट लेस एक
जो होती है क्वांटिटी होती है, यानी कि यूनिट लेस एक राशि होती है, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी आप इसके पीछे यूनिट इकाई को नहीं लिख सकते हैं। तो इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 15,000 के आसपास। इसीलिए क्या करता है, ये करंट को बफर करता है। करंट को बफर करने का मतलब उसको रोकता है, और अगर करंट को रोक रहा है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। कई बार ये वैल्यू लगभग पूछ ली जाती है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर कॉमन एमीटर की बात करें तो उसका जो वोल्टेज गेन होगा वो 1500 के आसपास होगा। इसीलिए जब ये 1500 के आसपास है तो इसको क्या करेंगे, बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी वाले जो सर्किट होते हैं, जहाँ पर कम फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर आप कॉमन कलेक्टर की बात करें तो इसका जो वोल्टेज गेन होगा वो 1 से कम होगा। जब ये वोल्टेज गेन 1 से कम है तो इसका मतलब ये वोल्टेज को बफर कर रहा है, और अगर ये वोल्टेज को बफर कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एमीटर को करंट को बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीसी एम्पलीफायर यानी कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है, ये करंट को गेन करता है। इसमें क्या मिलती है, करंट काफ़ी अच्छी गेन से मिलती है हमें करंट। अब हम यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं, करंट गेन। करंट गेन क्या होता है, करंट गेन का फॉर्मूला होता है कि अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा बराबर हमारा एक फार्मूला होता है, ट्रांजिस्टर में आपको पढ़ाया होगा, याद भी होगा आपको ये फार्मूला, IC/IE। यानी कि जो करंट आपकी कलेक्टर टर्मिनल पर फ्लो हो रही है और जो करंट आपने एमीटर टर्मिनल पर दी थी उसी का जो रेशियो होता है वही यहाँ पर आपका जो करंट गेन वो होता है। तो ये यहाँ पे आपका अल्फ़ा होता है। इसकी वैल्यू लगभग फिक्स होती है। अल्फ़ा की वैल्यू आपने सुनी होगी, मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था जब ट्रांजिस्टर वाला पार्ट आपको पढ़ाया था, कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, लगभग 0.95 से 0.99 के बीच होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो CV एम्पलीफायर है इसके लिए जो अल्फ़ा होगा उसकी वैल्यू 0.95 से 0.99 के बीच होती है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 से भी कम होती है। इसके अलावा अगर आप बीटा को देखें तो बीटा बराबर क्या होता है, बीटा का फॉर्मूला होता है IC/IB। ठीक है, यानी कि कॉमन नहीं, यानी कि जो कलेक्टर करंट है वो वाली, और यहाँ पर जो बेस करंट है उसकी बात की गई है, उसके रेशियो की बात की गई है। तो ये वैल्यू जो होती है, बीटा वाली जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू लगभग 20 से 150 के बीच होती है। ठीक है, और ये भी वैल्यू यूनिट लेस होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 20 से 50 के बीच है और यहाँ पे 1 से भी कम आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये थोड़ा सा करंट को गेन करता है, थोड़ा सा ज़्यादा करंट को गेन करता है ये CE एम्पलीफायर। यानी कि ये बीच में होता है, ना तो ये ज़्यादा करंट को देता है, ना ही ये ज़्यादा वोल्टेज को एम्पलीफाई कर सकता है। पर इसको कह सकते हैं कि ये अगर ये बीटा की वैल्यू 20 से 50 के बीच है, 20 से 150 के बीच है मान लीजिएगा, तो यहाँ पर जो इसका वोल्टेज गेन था वो 1500 से ज़्यादा था। तो कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा वोल्टेज गेन को ज़्यादा बढ़ाता है, कॉमन एमीटर वाला एम्पलीफायर। अगर आप कॉमन कलेक्टर वाले एम्पलीफायर की बात करें तो ये जो इसका करंट गेन होता है वो बीटा से भी 1+ होता है, यानी कि CE का जो भी बीटा निकलेगा उससे भी 1+ होगा। तो अगर आप IC/IB करते हैं और यहाँ पे आपको बताया कि ये 20 से लेकर के 150 के बीच होता है, तो यहाँ पर 1+ और जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये CE से भी ज़्यादा अच्छे से करंट को गेन कर सकता है। इसीलिए इसको जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है वो क्या होता है, करंट गेन एम्पलीफायर होता है। इसके अलावा आप पावर गेन की बात करें तो पावर गेन इसमें लगभग होता है 750 के आसपास, 7500 के आसपास, और इसमें जो पावर गेन होता है वो 10,000 के आसपास होता है, और इसमें बहुत ही कम होता है, 250 से लेकर के 500 के बीच में। तो जो CE एम्पलीफायर है ये आपका पावर गेन एम्पलीफायर कहा जाता है। इसको हम पावर गेन एम्पलीफायर कहते हैं, इसको हम वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं, और इसको करंट एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर हम इनपुट इम्पीडेंस की बात करें, इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है। अगर हम DC सिग्नल की बात करें तो DC जब हम अपनी करंट फ्लो करते हैं और वहाँ पर जो अवरोध उत्पन्न होता है उस करंट को फ्लो होने में, और जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको हम प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमारी AC सिग्नल फ्लो होती है यानी AC करंट फ्लो होती है और वहाँ पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी प्रतिरोध को AC के लिए इम्पीडेंस कहा जाता है। अब यहाँ पर इनपुट शब्द जुड़ चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इनपुट वाले इम्पीडेंस की बात कर रहा है। इनपुट जहाँ पर आपका जो भी कॉमन पार्ट है और जहाँ से आप इनपुट दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो इनपुट दे रहे हैं उसके लिए क्या होगा, इसका इनपुट इम्पीडेंस CB एम्पलीफायर के लिए बहुत कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले आपका कॉमन बेस होता है, और बेस जो होता है वो बहुत छोटा रीजन होता है, बहुत कम होता है, और इसकी वजह से वहाँ पे जो आपका कोलाइजन होता है
वो बहुत आसानी से हो जाता है और करंट को फ्लो करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आसानी से करंट फ्लो भी हो जाती है। और इसी प्रकार से अगर हम सी एम्पलीफायर की बात करें तो वहाँ पर इनपुट इम्पीडेंस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है सीवी की अपेक्षा, तो इसको हम कम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर सीसी एम्पलीफायर की बात करें तो ये उच्च होता है, क्योंकि कॉमन कलेक्टर पार्ट है और कलेक्टर जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र होता है। किसी भी ट्रांजिस्टर में कलेक्टर पार्ट को थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, और बड़ा बनने का मतलब ये हुआ कि कलेक्टर पार्ट जो होता है वहाँ पे थोड़े से और ज़्यादा माइनॉरिटी कैरियर्स हो जाएंगे, और माइनॉरिटी कैरियर्स जो होंगे वो करंट या जो भी वोल्टेज अप्लाई किया है उसको जाने से रोकते हैं। तो इस वजह से इसका इम्पीडेंस का मतलब ये हुआ कि उसका रजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें तो आउटपुट इम्पीडेंस यानी जो आउटपुट वाला पार्ट है हमारा, जहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, तो वहाँ पर जो रजिस्टेंस होता है उसी को इम्पीडेंस कहा जाता है, इसलिए इसको आउटपुट इम्पीडेंस कहा गया है। कॉमन बेस के लिए ये ज़्यादा होता है। कॉमन एमीटर की बात करें तो ये थोड़ा सा लार्ज होता है, यानी कि सीबी से थोड़ा कम होगा, पर ये बीच में कह सकते हैं ये कि बीच में बना रहता है। और सीसी के लिए ये बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो सीसी पार्ट होता है उसमें जब आप आउटपुट लेते हैं तो वो एमीटर वाले पार्ट से लेते हैं, और एमीटर पार्ट अगर सीबी की अपेक्षा देखें, यानी कि कॉमन बेस की अपेक्षा देखें यहाँ, तो ये एमीटर पार्ट थोड़ा कम क्षेत्र रखता है, इसकी वजह से यहाँ पर कम इम्पीडेंस उत्पन्न होता है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक थी, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इस वाली टेबल को अच्छे से याद रखना होगा आपको। बाकी चीज़ें आप इसको आसानी से निकाल भी सकते हैं अगर आपको सारी चीज़ें याद हैं, इसके फॉर्मूले याद हैं, इनकी वैल्यू याद है कि अल्फ़ा बराबर जो होता है वो 0.95 से लेके 0.99 तक वेरी करता है, बीटा बराबर जो होता है वो 20 से 150 तक होता है, और ये 1 प्लस बीटा होता है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर आसानी से निकाल भी सकते हैं इसको, और इसका इम्पीडेंस भी है वो भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये टेबल थी आपकी। आगे के वीडियो लेक्चर में हम एम्पलीफायर कैस्केडिंग के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होती है वो पढ़ेंगे, बैंडविड्थ क्या होती है वो पढ़ेंगे, और इसके अलावा बाकी जो भी हमारे एम्पलीफायर हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर। तो इस तरीके से इनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चाहें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के हमारे 110 PDF नोट्स कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, बाकी की जानकारी आपको इसी व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।